तो अब मैं जो है आपको विश्व इतिहास की शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग से बात करते हैं, ठीक है, ताकि एक पृष्ठभूमि बन जाए। पढ़ाना तो 1750 के बाद का है ही मुझे, ठीक है, लेकिन एक ऐसे ही एक ग्राफ बनाता जाऊंगा, कुछ चीज़ें बताता जाऊंगा। देखो, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस टाइम पे यदि हम जाएं तो हम पाएंगे कि यूरोप में एक सभ्यता थी जिसका नाम था ग्रीक सभ्यता। उसको यूनानी सभ्यता भी बोलते थे। जो भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है ना, भूमध्य सागर आप दिमाग में लाइए, भूमध्य सागर का क्षेत्र, भूमध्य सागर के पास ही ग्रीस, जहाँ एथेंस है ना, जहाँ से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, याद कीजिए, तब एक सभ्यता थी, फल फूल रही थी यहाँ पे, इसका नाम था ग्रीक सभ्यता। इसे यूनानी सभ्यता भी कहते हैं, सभ्यता, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी बात है। दक्षिण पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र में सभ्यता थी। यहाँ पर कई छोटे छोटे राज्य थे, कई छोटे छोटे राज्य थे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, लेकिन कालांतर में इस सभ्यता का अधिग्रहण कर लिया गया। किसने किया? आप याद कीजिए, भारत में पहला प्रथम आक्रमणकारी कौन था? किसने भारत में पहले आक्रमण किया था, ये बताइए। हाँ, किसने किया था? अच्छा, किसी ने ट्रॉय मूवी देखी है? ट्रॉय मूवी देखी है? आधे तो नहीं देखे होंगे, आज पछता रहे होंगे। ट्रॉय मूवी में दिखाया गया एथेंस, स्पार्टा, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे उनके बीच में युद्ध दिखाया गया, एथेंस, स्पार्टा, ऐसे करके। तो ये छोटे छोटे राज्य थे ग्रीक सभ्यता में। स्पार्टा था, एथेंस था, कोरिथ था, कीथू था, ऐसे करके छोटे छोटे राज्य थे। तो भारत में सबसे पहले ईरानी आए। ईरानी आक्रमण भारत में सबसे पहले हुआ था, दारा प्रथम, डेरियस प्रथम के द्वारा। इसके बाद सिकंदर आया, यूनानी आए, है ना। तो डेरियस प्रथम, ईरानी सभ्यता, ईरानी साम्राज्यवादियों और यूनानी साम्राज्यवादियों दोनों के द्वारा इस सभ्यता को खत्म कर दिया गया, अधिग्रहित कर दिया गया। यहाँ पर भी उन्होंने आक्रमण करके इस क्षेत्र को भी, चूंकि सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजय का सपना लेकर ग्रीक सभ्यता को भी अपने साथ उसने मिला लिया। ये बात तब की है जब हमारे यहाँ पे मौर्य काल चल रहा था, उस दौरान की बात है, जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष था। याद कीजिए भारतीय इतिहास को, लिंक कीजिए, बहुत पुरानी बात है। तो जब ये क्षेत्र खत्म हो गया और ये क्षेत्र इनमें बट गया, तो यहाँ पर एक नए साम्राज्य का, इटली वाले क्षेत्र में एक नए साम्राज्य, नई सभ्यता का जन्म होता है, जिसका नाम होता है रोमन सभ्यता, ठीक है। एक रोमन सभ्यता का विकास होना प्रारंभ होता है, एक नई सभ्यता जन्म लेती है, जिसका केंद्र बिंदु दक्षिणी यूरोप था। दक्षिणी यूरोप, यदि मैं केंद्र बिंदु की बात करूं तो इटली इसका केंद्र था। इटली में ही रोम है ना, इटली की राजधानी है शायद रोम, है ना। तो रोमन सभ्यता का विकास होना शुरू हो जाता है, लेकिन कालांतर में ये रोमन सभ्यता दो भागों में विभाजित हो जाती है, पश्चिमी रोमन सभ्यता और पूर्वी रोमन सभ्यता। इसको बनाते जाएं तो थोड़ा सा ये रहेगा कि चलो क्रम से आपको भी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आगे मैं फिर ख़त्म करना होगा। पश्चिमी रोमन सभ्यता और पूर्वी रोमन सभ्यता, ठीक है। ये दो सभ्यताओं का जन्म होता है, लेकिन होता क्या है, आपका जो जर्मनी वाला, देखो यहाँ पे क्या आल्पस पर्वत श्रेणी है। आल्पस पर्वत श्रेणी जो है, आप कभी विश्व भूगोल में मैं आपको दिखाऊंगा या फिर मानचित्र में देखिएगा, उसने इस सभ्यता को काफ़ी कवर कर रखा था। लेकिन आप खुद सोचिए, मध्य एशिया से बहुत सारी जनजातियाँ आती थी उस दौरान। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ, जैसे कुषाण आए, शक आए, पलाव आए, हूण आए, लगातार ये जनजातियाँ आती रहीं। उसी प्रकार से पश्चिमी रोमन सभ्यता जो है, यहाँ पर यूरोप, उत्तरी यूरोप से यानी जर्मन वाले क्षेत्र से बहुत सारी जनजातियों ने आक्रमण कर दिया। और जब इस क्षेत्र में उत्तरी यूरोप के बर्बर आक्रमणकारियों का हमला हो गया, तो ये सभ्यता तहस नहस हो गई, विध्वंस हो गया। पश्चिमी रोमन सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहीं पूर्वी रोमन सभ्यता, देखिए इन दोनों का, पश्चिमी रोमन सभ्यता जो थी इसका क्षेत्र रोम था, और पूर्वी रोमन सभ्यता जो थी इसका केंद्र बिंदु कुस्तुनतुनिया था, तुर्की के पास। इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया,
ये इसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, इसकी राजधानी रोम वाला क्षेत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट गया क्योंकि उत्तरी यूरोप के बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला कर दिया। ठीक है, और यूरोप में सामंतवाद का उदय हो गया, यूरोप में फ्यूडलिज्म आ गया, सामंतवाद का उदय हो गया। भारत में भी सामंतवाद का उदय हुआ था, है ना, जैसे ही हर्षवर्धन खत्म हुआ सामंतवाद का उदय हो गया, वैसे यूरोप में भी सामंतवाद का उदय हो गया। ये घटना है 476 एडी की, 476 एडी के आसपास ये चीज़ हुई। ठीक है, तो छोटी सी बात मैंने अभी आपको समझाई कि शुरुआत में आपकी एक ग्रीक सभ्यता थी जो बाद में सिकंदर द्वारा ईरानियों साम्राज्यवादियों द्वारा हड़प ली गई। फिर रोमन सभ्यता का जन्म हुआ जिसका केंद्र बिंदु इटली था, जो दो भागों में विभाजित हो गई, पश्चिमी रोमन सभ्यता, पूर्वी रोमन सभ्यता। पश्चिमी रोमन सभ्यता का केंद्र बिंदु रोम था, पूर्वी रोमन सभ्यता का केंद्र बिंदु कुस्तुनतुनिया था। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई। पूर्वी रोमन सभ्यता, अभी इसको आगे देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये लगभग 1000 एडी तक चलती रही, 1000 एडी तक कंटिन्यूअस रही। अभी आगे देखेंगे इसका भी अधिग्रहण किया जाएगा किसी के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो पश्चिमी रोमन सभ्यता थी इसका जब विघटन हुआ जर्मन आक्रमणकारियों द्वारा किया गया, तो यहाँ पर इन जर्मन आक्रमणकारियों ने यूरोप में सामंतवाद को जन्म दे दिया और बहुत सारे छोटे छोटे समूहों में शासक विभाजित हो गए। ठीक है, इनमें से एक समूह था फ्रैंको जर्मन समूह, फ्रैंको जर्मन समूह, जर्मन समूह, फ्रैंको जर्मन समूह। एक इनमें से ग्रुप था फ्रैंको जर्मन समूह, जो कि अब देखो फ्रैंको जर्मन समूह जो था ये सबसे इम्पोर्टेंट समूह बन करके उभरा और पश्चिमी रोमन साम्राज्य को इसने यहाँ पर दो वंश आए। फ्रैंको जर्मन समूह में दो वंश आए, पहला था मोरोविजियन वंश, मेरोविजियन वंश, मेरोविजियन वंश, मेरोविजियन वंश, और दूसरा वंश था कैरोलिब्रियन वंश, कैरोलिब्रियन वंश। फ्रैंको जर्मन समूह ये सबसे महत्वपूर्ण बन के उभरा और कालांतर में आपको पता है इसी समय अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था, है ना। और इस्लाम धर्म का उदय ही नहीं हुआ, इस्लाम धर्म का प्रसार होना प्रारंभ हो गया। और जब इस्लाम धर्म का प्रसार होना प्रारंभ हो गया तो टकराहट हुई कैरोलिब्रियन वंश की इस्लाम धर्म से, जिसके कारण इस्लाम अरब के क्षेत्रों को इसने क्या किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया कैरोलिब्रियन समूह ने, जिसके कारण से यूरोप में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। इस वंश की प्रतिष्ठा यूरोप में बढ़ गई क्योंकि इसने बढ़ते इस्लाम के आक्रमण को इसने रोक दिया, इस वंश ने। ठीक है, कालांतर में इसका एक शासक हुआ जिसका नाम था सलमा, इसका एक शासक था जिसका नाम था सालमा एक शासक था इसका, जो कि बहुत फेमस हुआ। और बहुत फेमस हुआ इससे खुश होकर के इटली के पोप ने, देखो अभी इटली में आपको पता है कि प्रथम सदी में, फर्स्ट एडी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था, प्रथम सदी में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और ईसाई धर्म था क्या वास्तव में, मुझे खुद बताओ। ईसाई धर्म भी एक तरीके से एक सामाजिक क्रांति थी, कोई धर्म नहीं था, वो एक सामाजिक क्रांति थी, सामाजिक बुराइयां थी को ख़त्म करने की बात थी, एक सामाजिक आंदोलन था। जैसे बौद्ध धर्म क्या था, एक सामाजिक आंदोलन था। जैन धर्म क्या था, एक सामाजिक आंदोलन। धर्म तो बाद में बन गया ना, महात्मा बुद्ध के ख़त्म होने के बाद। महात्मा बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा, महात्मा बुद्ध तो समाज की समस्याओं को समाप्त करना चाहते थे, अहिंसा लाना चाहते थे। वैसे ही ईसा मसीह का भी रोल था। तो उन्होंने एक सामाजिक आंदोलन, सादा था, आडंबर मुक्त था, लेकिन कालांतर में ईसा मसीह के बाद जो है, जब उनको है ना उनकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद ये भी धर्म के आडंबरों से युक्त हो जाता है। ईसाई धर्म के आडंबरों से युक्त हो जाता है। यहाँ पर भी ईसाई लोगों के लिए संस्कार और पुरोहितवाद का स्वरूप प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर भी पुरोहितवाद जाकर के उसको ग्रहित कर लेता है, ईसाई धर्म को भी। ठीक है।
संस्कारों की प्रथा प्रारंभ हो जाती है। जैसे हिंदू धर्म में है 16 संस्कार, वैसे ही ईसाइयों को 7 संस्कारों से दीक्षित होना जरूरी था। तो कालांतर में ये भी धीरे 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 अपना प्रभाव बना रहा है ईसाई धर्म। और जो इनका महत्वपूर्ण पूजा स्थल चर्च, और चर्च में रहने वाला पादरी पोप इटली में रहता था, धर्म गुरु कहलाता था। तो धीरे धीरे पोप का वर्चस्व बढ़ता गया और कालांतर में पोप की सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ। अभी उसको बाद में देखेंगे, अभी उस पर चर्चा नहीं करते। तो पोप जो है सालमा से खुश हो गया, कैलोलिब्रियन वंश के शासक सालमा से खुश होकर के इसको रोमन साम्राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया कि आप रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य जो है जिसका केंद्र रोम है, इसके आप संरक्षक हो। तो सालमा को क्या बना दिया गया? पवित्र रोमन साम्राज्य का संरक्षक बना दिया गया, पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट बना दिया गया। सालमा को यह उपाधि प्रदान कर दी पोप ने, ठीक है। और यही कैलेब्रियन वंश को पवित्र रोमन साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई, पवित्र रोमन साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई, साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई। हम एक हिस्ट्री देख रहे हैं इस क्षेत्र की, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ईसाई धर्म और पोप का संरक्षण मिलने के परिणाम स्वरूप चर्च व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। चर्च व्यवस्था यानी सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, जिसमें पवित्र रोमन सम्राट सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का संरक्षक बनके ये भी रह गया। मतलब एक चीज समझिए, किसने बनाया इसको शासक? पोप ने। यानी कि पूरी तरीके से जो ये शासक था, ये सम्राट था, पोप के अंडर में आ गया, ये मान के चलिए। इस दौरान बनाने वाला किंग मेकर जो है पोप है, तो पोप एक तरीके से राजा के ऊपर आ गया, ये मान के चल सकते हैं, ठीक है। पोप एक तरफ से राजा के ऊपर आ गया। तो यहाँ पर कहानी थोड़ा सा, अब देखो यूरोप में क्या हुआ, जब मध्यकाल और पुनर्जागरण, मध्यकाल जब समाप्त हो रहा था, पुनर्जागरण तो चालू हुआ आपका 14वीं 15वीं शताब्दी में, आपका पुनर्जागरण की बात हम करते हैं। लेकिन उससे पहले यूरोप में आधुनिक विचार ना तो पैदा हो रहे थे, और प्राचीन विचार भी लुप्त हो चुके थे। यानी पहले की जो मान्यताएं थीं वो भी खत्म हो चुकी थीं और आधुनिक विचारों का उद्भव खत्म हो चुका था। इसको बोलते हैं अंधकार युग का समय, जब चर्च हावी हो चुका था, तर्क खत्म हो चुके थे और पोप के द्वारा जो भी लाद दिया जाता था उसको सबको मानना पड़ता था। अभी चर्चा करेंगे, हम डार्क एज पे आएंगे, हर चीज़ पे आएंगे। तो ये कहानी आपकी शुरू होती है ग्रीक सभ्यता, फिर रोमन सभ्यता, रोमन सभ्यता में पश्चिमी रोमन सभ्यता, जहाँ पर पश्चिमी रोमन सभ्यता यूरोप में सामंतवाद के दौर से गुजरती है, जिसमें से एक सामंती क्षेत्र कैलोब्रियन वंश कालांतर में पवित्र रोमन साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। उधर ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है, उधर इस्लाम का उदय हो चुका है, ये भी चल रहा है। अभी मैंने बताया 1000 एडी तक चला, ये काफ़ी लंबा समय रहा। तो इस्लाम का आगमन हो जाने के कारण से ईसाई धर्म और इस्लाम के बीच में धर्म युद्ध छप जाता है। धर्म युद्ध, धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध। इस्लाम, ईसाई धर्म में उसको शब्द दिया गया क्रूजेड। एक क्रूजेड नया शब्द आया और इसमें ईसाई और इस्लाम धर्म के बीच में काफ़ी समय तक संघर्ष हुआ। कालांतर में अरब के लोगों ने क्या किया? कुस्तिनतुनिया को जीत लिया। कुस्तिनतुनिया पर अरब के लोगों का अधिकार हो गया, ठीक है। अब इसको कुस्तिनतुनिया पर अरब का अधिकार हो जाना एक बहुत बड़ी घटना थी। अब क्यों बड़ी घटना थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो जितना व्यापार हो रहा था, पहले सब क्या था, ये सारी सभ्यताएं व्यापार कर रही थी, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से लगी थी, कुस्तिनतुनिया वाले क्षेत्र से हो करके व्यापार होता था एशिया में। लेकिन उस क्षेत्र में अरबों का अधिकार हो गया
अरबों के अधिकार के कारण से अब नए मार्गों की खोज, व्यापारिक संबंध खत्म हो गए एशिया से तो पूरी तरीके से। तभी एक नए, अब जब कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यहाँ से ही नए समुद्री यात्राओं का प्रारंभ होता है, नए क्षेत्रों को खोजना प्रारंभ किया जाता है और फिर धीरे धीरे उस क्षेत्रों पर व्यापार कार्य शुरू किया जाता है, धीरे धीरे साम्राज्यवादी भावनाओं का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूर्वी रोमन सम्राट था, इसको बिजेंटीनिया साम्राज्य भी कहते थे, पूरी तरीके से समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया। और यहाँ से ये टाइम पीरियड जो रहता है, यहाँ से ही हमको अब शुरू करना, हमारा सिलेबस इसके बाद शुरू होता है। ये पहले की कहानी है, पहले की छोटी सी कहानी। इसके बाद की कहानी अब हमें शुरू करनी है, जो कि आपकी पुनर्जागरण काल से शुरू होती है। आपका जो पढ़ना है, आपको शुरू करना है, वो पुनर्जागरण काल से शुरू करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में जानें। हेडिंग डालिए यूनानी सभ्यता। विश्व इतिहास आपने हेडिंग डाली है, पहले हमें समझना है, चार चार बातें इन सब के बारे में लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखिए यूनानी सभ्यता। यूनानी सभ्यता, कोष्टक में ग्रीक सभ्यता भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बिल्कुल बिगिनिंग से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर होती अब चली जाएंगी क्योंकि अब मैं डिटेल से लिखवाऊँगा। लिखिए, दक्षिण पूर्वी यूरोप में, दक्षिण पूर्वी यूरोप में, अपने दिमाग में यूरोप का मानचित्र लाइए। दक्षिणी पूर्वी यूरोप, भूमध्य सागर से लगा हुआ क्षेत्र जहाँ पे एथेंस है ना, ग्रीस अभी भी है। दक्षिण पूर्वी यूरोप में यूनानी सभ्यता का उद्भव हुआ। यूनानी सभ्यता का उद्भव हुआ। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्य थे। इसके अंतर्गत कई छोटे छोटे राज्य थे। चूंकि ये राज्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अवस्थित थे, चूंकि ये राज्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अवस्थित थे तथा एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे, तथा एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे, एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े हुए थे, अतः इनका उद्भव नगर राज्यों के रूप में हुआ। अतः इनका उद्भव नगर राज्यों के रूप में हुआ। इन नगर राज्यों में एथेंस, स्पार्टा, कोरिथ, थीबू, एथेंस, स्पार्टा, कोरिथ, थीबू प्रमुख थे। अपोलो, एथेंस का देवता है ना, मूवियों में सुना होगा आपने, प्रमुख थे। आगे इन्हें ईरानी साम्राज्यवाद तथा यूनानी साम्राज्यवाद, कोष्टक में लिख लीजिए फिलिप तथा सिकंदर का सामना करना पड़ा। फिलिप तथा सिकंदर का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ग्रीक सभ्यता का पतन हो गया। परिणाम स्वरूप सब धीरे धीरे कैप्चर होके एक बन गई सभ्यता, है ना, यूनान फिलिप और सिकंदर के अंतर्गत आ गए। परिणाम स्वरूप यूनानी सभ्यता का पतन हो गया। ग्रीक सभ्यता, यूनानी सभ्यता एक ही है, मैं चाहे चिंटू नाम लूँ चाहे पिंटू नाम लूँ, सब लकीर के फकीर हैं। नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य हेडिंग डालिए, लिखिए इसमें, ग्रीक सभ्यता के पतन के पश्चात रोमन सभ्यता का उद्भव हुआ। ग्रीक सभ्यता के पतन के पश्चात रोमन सभ्यता का पतन हुआ। जहाँ पे समझ में ना आए रोक देना,
ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग ब्रेन में अब सब क्लियर होता चला जाएगा। रोमन सभ्यता का उद्भव हुआ। इनका क्षेत्र दक्षिणी यूरोप था। इनका क्षेत्र दक्षिणी यूरोप था तथा इसने इटली को अपना आधार बनाया। तथा इसने इटली को अपना आधार बनाया या केंद्र बिंदु बनाया। यह उत्तर में आल्पस पर्वत तथा अन्य दिशाओं में समुद्र से सुरक्षित था। जैसे भारत के साथ है, उत्तर में हिमालय और बाकी की दिशाओं में समुद्र है। उत्तर में हिमालय, कहाँ रह गए? हिमालय लिख दिया किसने? सब महापुरुष लोग बैठे हुए हैं। हर्षी जी, आप ही के ऊपर शक है। हिमालय आपने नहीं लिखा? हाँ, अरे हिमालय भारत की सभी। कोई आदमी यदि आप लोगों को थोड़ा समझा के पढ़ाना चाहे, अनुमति ही नहीं है। भारत और इटली एक जैसे हैं। इटली भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत भी 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। सेम कंडीशन। कभी पूछा जाए कि भारत जैसा समकालीन या फिर समतुल्य कौन सा प्रायद्वीप है, तो इटली का आप उदाहरण दे सकते हैं। तो मैंने जैसे भारत को बताया, भारत के ऊपर हिमालय, 3 तरफ समुद्र, वैसे इटली में ऊपर आल्पस है, 3 तरफ से समुद्र है। ठीक है। नेक्स्ट, यह उत्तर में आल्पस पर्वत तथा अन्य दिशाओं में समुद्र से सुरक्षित था। नेक्स्ट, ईसा के आरंभिक शताब्दियों में, नाम सुना होगा आपने इन दोनों का। ईसा के आरंभिक शताब्दियों में जूलियस सीजर, किसने नाम सुना है ना? ईसा कौन थे? जूलियस सीजर कौन थे? तो था कौन? ये व्यक्ति कौन था? हाँ, राजा, शासक बना दिए। कुछ लोगों को प्रेम प्रसंग याद होगा बस। हाँ, जूलियस सीजर तथा पॉम्पे जैसे सैनिक कमांडर, ये सैनिक था अपने साम्राज्य का। जूलियस सीजर तथा पॉम्पे जैसे सैनिक कमांडरों के अधीन ईसा की आरंभिक शताब्दियों में जूलियस सीजर तथा पॉम्पे जैसे सैनिक कमांडरों के अधीन रोमन साम्राज्य की प्रगति होने लगी। रोमन साम्राज्य की प्रगति होने लगी और फिर देखते ही देखते इसने एक विशाल साम्राज्य का आकार ग्रहण कर लिया। और फिर देखते ही देखते इसने एक विशाल साम्राज्य का आकार ग्रहण कर लिया। इसके अंतर्गत दक्षिणी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्र शक्तिशाली हो गए। इसके अंतर्गत दक्षिणी यूरोप तथा पूर्वी यूरोप के कई क्षेत्र शक्तिशाली हो गए। किंतु तीसरी सदी में इस साम्राज्य का विभाजन हो गया। किंतु तीसरी सदी में इस साम्राज्य का विभाजन हो गया तथा यह विभाजित क्षेत्र पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य तथा यह विभाजित क्षेत्र पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य तथा पूर्वी रोमन साम्राज्य कहलाए। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी।
पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी एवं पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया लिख लेंगे ना, कुस्तुनतुनिया, 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 कुस्तुनतुनिया थी, कुस्तुनतुनिया थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही बिजेंटियन साम्राज्य भी कहते हैं। बिजेंटियन साम्राज्य भी कहते हैं, बिजेंटियन साम्राज्य भी कहते हैं, जिस पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव था, जिस पर यूनानी सभ्यता का प्रभाव था। कालांतर में पश्चिमी रोमन साम्राज्य को उत्तरी यूरोप के पश्चिमी रोमन साम्राज्य को उत्तरी यूरोप के बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। बर्बर, अब बर्बर लिख लेंगे, अच्छा लिखा हुआ है, बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, बर्बर जर्मन आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। फिर निरंतर आक्रमण के कारण, लगातार आक्रमण होते ही रहे, फिर निरंतर आक्रमण के कारण पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूटकर बिखर गया तथा छोटे छोटे सामंती राज्य अस्तित्व में आ गए, तथा छोटे छोटे सामंती राज्य अस्तित्व में आ गए। पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ही, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ही, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ही पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद ही यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। यूरोप में सामंतवाद की शुरुआत मानी जाती है। वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य 100 वर्ष तक या 1000 वर्ष तक, वहीं पूर्वी रोमन साम्राज्य 1000 वर्ष तक आगे चलता रहा, आगे चलता रहा। इसी बीच यूरोप में एक और बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी बीच यूरोप में एक और बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे हम पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जिसे हम पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। वस्तुतः पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात
पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिमी रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात जर्मन आक्रमणकारी अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हो गए। अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हो गए। अलग अलग क्षेत्र में स्थापित हो गए। इन्हीं जर्मन समूहों में एक था फ्रैंको। इन्हीं जर्मन समूहों में एक था फ्रैंको। फ्रैंको 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 जर्मन समूह द्वारा फ्रैंको जर्मन समूह द्वारा पहले मोरोविजियन वंश फ्रैंको जर्मन समूह द्वारा पहले मोरोविजियन वंश, फिर कैरोलिब्रियन वंश की स्थापना की गई। मुस्लिम शक्ति को पराजित करने के कारण कैरोलिब्रियन वंश की प्रतिष्ठा यूरोप में काफ़ी बढ़ गई। कैरोलिब्रियन वंश की प्रतिष्ठा यूरोप में काफ़ी बढ़ गई। इसी वंश का एक शासक था साल्मा। जिससे खुश होकर रोम के पोप ने पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि इसे दे दी। उस काल से कैरोलिब्रियन वंश या कैरोलिब्रियन साम्राज्य, उस समय से या उस काल से, जो लिखना हो लिख लो। उस काल से कैरोलिब्रियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाने जाना लगा। उस काल से कैरोलिब्रियन साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, जाना अरे जो भी जाना जाने जानी। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ईसाई धर्म तथा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ईसाई धर्म का उद्भव तथा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। ईसाई धर्म तथा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। ईसाई धर्म तथा सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। चर्च गए? जाना चाहिए संडे को, बढ़िया, कम से कम, है ना, कभी समय मिले। अपने में तो जाते नहीं है, हैं? चलो लिखो, ईसाई धर्म की शुरुआत पहली सदी में हुई। ईसाई धर्म की शुरुआत पहली सदी में हुई। ईसाई धर्म की शुरुआत पहली सदी में हुई।
आरंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन नहीं वरन एक सामाजिक आंदोलन भी था। आरंभ में यह एक धार्मिक आंदोलन ही नहीं वरन एक सामाजिक आंदोलन भी था। सामाजिक आंदोलन भी था। यह अपने स्वरूप में सादा व आडंबर मुक्त था। यह अपने स्वरूप में सादा तथा आडंबर मुक्त था, किंतु धीरे धीरे इसमें आडंबर घर करने लगा। धीरे धीरे इसमें आडंबर घर करने लगा। घर समझते हैं ना? बढ़िया, अच्छी। इतने दिन बाद भी छूट रहा है तो अब तो बहुत अच्छा है। किंतु धीरे धीरे इसमें आडंबर घर करने लगा। ठीक, नेक्स्ट। तीसरी सदी में दो महत्वपूर्ण संत, दो महत्वपूर्ण ईसाई संत हुए थे। तीसरी सदी में दो महत्वपूर्ण ईसाई संत हुए थे। कोई नाम बताएगा? सेंट ऑगस्टाइन। दूसरे का तो नाम, वो दूसरे का और आसान है, ऑगस्टाइन, सेंट ऑगस्टाइन। सेंट ऑगस्टाइन व सेंट पॉल। सेंट पॉल कैसे? ये पॉल और क्या? सेंट पॉल। इन्होंने मानव की मुक्ति के लिए आस्था पर बल दिया था। मानव की मुक्ति के लिए आस्था पर बल दिया था। आस्था पर बल दिया था। किंतु आगे 8वीं सदी में दो अन्य महत्वपूर्ण संत आए थे। टॉमस एक्विनास का नाम सुना होगा आपने, ये थिंकर भी हैं। किंतु आगे 8वीं शताब्दी में दो अन्य महत्वपूर्ण संत आए थे। पहले हैं पीटर लोम्बार्ट, दूसरे हैं टॉमस एक्विनास। कुछ नहीं होना ऊपर देख के, यहाँ कोई सब गर्दन ऐसे उठा रहे हैं जैसे मछली। अरे जब नासी होनी है। एक्विनास, टॉमस एक्विनास। पीटर लोम्बार्ड व टॉमस एक्विनास, इन्होंने मानव मुक्ति के लिए आस्था की बजाय कर्म पर बल दिया। आस्था की बजाय कर्म पर बल दिया। किंतु इनके कर्म का अर्थ था पुरोहितवाद और संस्कारवाद। किंतु इनके कर्म का अर्थ था पुरोहितवाद तथा संस्कारवाद। यहीं से गड़बड़ हो जाती है पूरी कहानी। यहाँ तक तो ईसाई धर्म ठीक था, यहाँ से ईसाई धर्म में विकृति प्रवेश कर जाती है। संस्कारवाद, उनका मानना था कि पुरोहित ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। उनका मानना था कि पुरोहित ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। उनका मानना था कि पुरोहित ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। पुरोहित ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है। अतः लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसका सहयोग आवश्यक है। किसका? पुरोहित का। अतः लोगों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए उसका सहयोग आवश्यक है।
इस प्रकार प्रत्येक ईसाई को संस्कारों से गुजरना ही पड़ेगा। इस प्रकार प्रत्येक ईसाई को संस्कारों से गुजरना ही पड़ेगा। फिर इसी के साथ अभी जब ये बात आ जाएगी तो क्या होगा, अब किसका महत्व बढ़ गया, पुरोहित का। पुरोहित मतलब चर्च। अब हर व्यक्ति चर्च पे ज़्यादा आस्था रखना शुरू कर देगा। शासक से ऊपर भी चर्च की स्थापना हो जाएगी। तो यहीं से मध्यकालीन चर्च का स्थापना और सर्वव्यापी चर्चवाद की स्थापना शुरू होती है। लिखिए, फिर इसी के साथ मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की शुरुआत हो गई। फिर इसी के साथ मध्ययुगीन चर्च व्यवस्था की शुरुआत हो गई। इसे हम सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे हम सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे हम सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था इसलिए कहा जाता है इसे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका केंद्र बिंदु रोम में अवस्थित कैथोलिक चर्च था। क्योंकि इसका केंद्र बिंदु रोम में अवस्थित कैथोलिक चर्च था तथा इसकी शाखाएं संपूर्ण यूरोप में फैली हुई थीं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बहुत ही सेंसिटिव। अब क्या हुआ, इस्लाम का उद्भव वहाँ से चालू हो गया। अब अगला जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो होगी धर्म युद्ध। लिखिए, इस्लाम धर्म का उदय तथा धर्म युद्ध। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इस्लाम धर्म का उदय तथा धर्म युद्ध। इस्लाम धर्म का उदय तथा धर्म युद्ध। लिखिए, इसमें मोहम्मद पैगंबर के द्वारा 7वीं सदी में मोहम्मद पैगंबर के द्वारा 7वीं सदी में अरब जनजातीय क्षेत्र में एक नया पंथ चलाया गया। अरब जनजातीय क्षेत्र में एक नया पंथ चलाया गया जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। 7वीं सदी में अरब जनजातीय क्षेत्र में एक नया पंथ चलाया गया, इसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। चूँकि आरंभ में ही मोहम्मद पैगंबर को काबा के पुरोहितों का सामना करना पड़ा था। चूँकि आरंभ में ही मोहम्मद पैगंबर को काबा के पुरोहितों का सामना करना पड़ा था तथा उनकी जान पर भी हमला किया गया था। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ सैनिक नेतृत्व भी अपने हाथों में ले लिया। आध्यात्मिक नेतृत्व के साथ साथ सैनिक नेतृत्व भी अपने हाथों में ले लिया।
वस्तुतः इस्लाम धर्म की एक प्रमुख विशेषता, वस्तुतः इस्लाम धर्म की एक प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें भौतिक शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति, यह थी कि इसमें भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति एक ही व्यक्ति में निहित हो गई। कौन थे ये लोग? खलीफा, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, है ना। भौतिक शक्ति एवं आध्यात्मिक शक्ति दोनों एक ही व्यक्ति में निहित हो गई और वे थे मोहम्मद पैगंबर तथा उनके उत्तराधिकारी खलीफा। इस्लाम धर्म में जब कभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब वहाँ पर देखेंगे। अभी यहाँ पे बस ग्लिम्स है, ठीक है। अरब वाला क्षेत्र जब देखेंगे विश्व इतिहास में, तब उसके बारे में ज़्यादा डिटेल देखेंगे। खलीफा 632 एडी में, 632 एडी में मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई। मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हो गई। फिर उनके उत्तराधिकारी शुरुआत में 4 है ना, 4 आरंभिक रूप से उत्तराधिकारी, 4 आरंभिक खलीफा हुए, 4 आरंभिक खलीफा हुए। 4 आरंभिक खलीफा हुए। इन्होंने 632 से 661 एडी तक शासन किया। इन्होंने 632 से 661 एडी तक शासन किया। ये इतिहास में निर्वाचित खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। ये इतिहास में निर्वाचित खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। निर्वाचित खलीफा के नाम से, क्योंकि 661 के बाद जो खलीफा का पद था वो वंशानुगत हो जाता है ना। अब मुझे 4 खलीफाओं के नाम शुरुआती कौन बताएगा? अलाउद्दीन जी। एक ही के ध्यान आ रहा है, बताइए। शुरुआती ठीक है। ठीक है आगे यहीं तक। अरसी जी बताइए। नहीं पता? सरप्राइज। किसी और को? हाँ, अरे इरशाद जी। हाँ, शुरुआत से भी कुछ सीक्वेंस वाइज थोड़ा सही से नाम लीजिए। हजरत अबू बकर, लिखिए। नहीं, आप महापुरुष लोग हैं, लिखिए। इनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 हजरत अबू बकर। पूरा नाम नहीं पूछ रहे, जो मेन चल रहा है प्रचलित है जितना सब याद कर लें। हजरत अबू बकर। दूसरा हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। ये 4 प्रारंभिक खलीफा थे, ये निर्वाचित खलीफा थे। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली। इन खलीफाओं के अधीन एक तो हैं आप लोग अज्ञानी व्यक्ति, दूसरा कुछ ज्ञान दिया भी जाए तो उसको सही से ले भी नहीं पाते। इन खलीफाओं के अधीन इस्लामिक शक्ति का व्यापक विस्तार हुआ। इन खलीफाओं के अधीन इस्लामिक शक्ति का व्यापक विस्तार हुआ तथा इसमें एक विशाल साम्राज्य का आकार ग्रहण कर लिया तथा इसने अरब क्षेत्र की बात कर रहे हैं,
इसने एक विशाल साम्राज्य का आकार ग्रहण कर लिया। कालांतर में, ये आगे लिखिए, कालांतर में 661 एडी में खलीफा का पद वंशानुगत हो गया। कालांतर में 661 एडी में खलीफा का पद वंशानुगत हो गया तथा उमैया वंश के खलीफा स्थापित हुए। उमैया वंश के खलीफा स्थापित हुए। इनका मुख्यालय दमिश्क था। उमैया वंश के खलीफा स्थापित हुए। इनका मुख्यालय दमिश्क था। अब मुझे बताएं, जिससे मैं पूछूंगा दमिश्क किसकी राजधानी है? अगली बार मैं आप ही से पूछूंगा। ये जो कुछ बोला जाए पूरा सेंटेंस सुना जाता है, क्वेश्चन क्या है, इसमें भी माइनस मार्किंग होती है। अरे जो आपसे नहीं पूछा जा रहा वो आप क्यों बताएंगे? चलिए, इनका मुख्यालय दमिश्क था। इन्होंने 750 एडी तक शासन किया। फिर अब्बासी खलीफा स्थापित हुए। इन्होंने परचम बुलंद किया इस्लाम धर्म का। इन्होंने 750 एडी तक शासन किया। फिर अब्बासी खलीफा स्थापित हुए। अब्बासी खलीफा, इनका मुख्यालय बताइए कहाँ था? अब्बासी खलीफा बताइए जुबैर जी। हाँ, कहाँ गए अलाउद्दीन जी? अब्बासी खलीफाओं का कहाँ था मुख्यालय? नहीं, कहाँ? सऊदी अरेबिया में, बगदाद। हाँ, इनका मुख्यालय बगदाद था। इनका मुख्यालय बगदाद था। तत्पश्चात खिलाफत का पतन हो गया। ऑटोमन साम्राज्य पराजित हो गया था प्रथम विश्व युद्ध में। आपको पता ही होगा, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य तुर्की पराजित हुआ, जिसके ऊपर सेब्रे की संधि लाद दी गई। और सेब्रे की संधि के बाद जो है खलीफा की शक्तियों को कम कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट चला था। फिर इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा जी आए और उन्होंने खिलाफत ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद सब समाप्त। ठीक है, तो तत्पश्चात खिलाफत का पतन हो गया एवं खलीफा के कई मुख्यालय कायम हो गए। खलीफा के कई मुख्यालय कायम हो गए। मतलब एक शक्ति का केंद्र ना रह गया। पहले एक ही शक्ति का केंद्र था, अब शक्ति के केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट, इस्लामिक शक्ति के उद्भव के पश्चात। ये मैंने थोड़ा सा इस्लाम के बारे में 4-6 बातें आप लोगों को बता दी। मुझे लगता है 4-6 नहीं, पूरा इस्लाम ही कम समय में आपको बता दिया गया है ना, इस्लामिक शक्तियों के बारे में। लिखिए, इस्लामिक शक्ति के उद्भव के पश्चात पश्चिमी विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस्लामिक शक्ति के उद्भव के पश्चात पश्चिमी विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है क्रूसेड। क्रूसेड, ये लिखा हुआ है क्रूसेड, अथवा धर्म युद्ध, अथवा धर्म युद्ध। यह युद्ध इस्लामिक शक्ति एवं ईसाई, यह युद्ध इस्लामिक शक्ति एवं ईसाई शक्तियों के मध्य सदियों तक चलता रहा। यह युद्ध इस्लामिक शक्ति एवं ईसाई शक्तियों के मध्य सदियों तक चलता रहा। यूरोप के कई शासकों ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर
आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। यूरोप के कई शासकों ने इस युद्ध में भूमिका निभाकर आध्यात्मिक प्रतिष्ठा अर्जित कर ली। कालांतर में 1453 एडी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर, कालांतर में 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर इसे जीत लिया और इसी के साथ ही बिजेंटियन साम्राज्य, कौन था बिजेंटियन साम्राज्य? पूर्वी रोमन, ये चला रहा था ना 1000 साल, है ना। बिजेंटियन साम्राज्य का पतन हो गया। पतन हो गया। बिजेंटियन साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालिए। मध्यकाल में यूरोप की विशेषताएं। मध्यकाल में यूरोप की विशेषताएं, इस समय क्या था? अब चूंकि हमें पढ़ना है आधुनिक काल ही, तो हम बस यहीं से ही इसको, मैं बस ये 5-6 विशेषताएं बता के यहीं से मैं एंट्री कर जाऊंगा अपने सिलेबस के अंदर। ये मैंने आपको पृष्ठभूमि बताई कि क्या चल रहा था सिनेरियो। अब जो पढ़ना है वो आगे चालू होगा, अभी सिलेबस नहीं शुरू हुआ, ठीक है। अभी तो पीढ़े की कहानी है, ठीक है। हाँ, लिखिए। नंबर 1, पहला, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद था। इस दौरान राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद था। पहला पॉइंट, राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद। नंबर 2, स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला का विकास। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य कला का विकास। गोथिक, अब गोथिक स्थापत्य कला यदि मैं आपको समझाना चाहूँ तो यदि आपने वो इमारत देखी हो जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने बनवाई हो, जिसमें ऊंचे ऊंचे मीनार टाइप में होते हैं, जैसे इस्लाम में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? गुम्बदें मिलेंगी, है ना। लेकिन जो आप चर्च वगैरह देखेंगे तो उसमें एक उभरी हुई ऐसे करके आपको, है ना, ये गोथिक कला के ही प्रतीक होते हैं। गोथिक स्थापत्य कला ऐसी ही होती है। मैं अभी जब कभी आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे अच्छे से। स्थापत्य के क्षेत्र में गोथिक स्थापत्य का उद्भव। नेक्स्ट, आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की गिल्ड प्रणाली। अब गिल्ड क्या है आगे चर्चा करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की गिल्ड प्रणाली और मैनर प्रणाली, ये दोनों प्रणालियाँ मैं पढ़ाऊँगा, आगे आएगा इनका मौका। आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन की गिल्ड प्रणाली तथा मैनर प्रणाली। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा का महत्व। सामाजिक क्षेत्र में वंश परंपरा का महत्व। धार्मिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। धार्मिक क्षेत्र में सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था एवं पवित्र रोमन साम्राज्य। नेक्स्ट, दर्शन के क्षेत्र में रूढ़वादी तर्कशास्त्र। दर्शन के क्षेत्र में रूढ़वादी तर्कशास्त्र। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में रूमानी दृष्टिकोण। साहित्य के क्षेत्र में रूमानी दृष्टिकोण। तो आगे लिख लीजिए नीचे, वस्तुतः, कॉमन लाइन छोड़ के नया पैराग्राफ। वस्तुतः मध्य युग में यूरोप तार्किक वातावरण एवं नए परिवेश की तलाश में था।
नए परिवेश की तलाश में था, जिसकी पूर्ति पुनर्जागरण ने कर दी, जिसकी पूर्ति पुनर्जागरण ने कर दी, जिसकी पूर्ति पुनर्जागरण ने कर दी। अब कौन है पुनर्जागरण, किसका नाम पुनर्जागरण है ना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि कल कब, संडे को, है ना, करवाया जाएगा। यहाँ पर आपका